साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी बुधवार सुबह 5:30 बजे तक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से नहीं खोला गया तो ईरान की पूरी सभ्यता को ही खत्म कर देंगे। मगर उससे ठीक 1 घंटे पहले अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए लड़ाई बंद करने का समझौता हो गया। सारी दुनिया जिस युद्ध से निजात पाना चाहती थी उस युद्ध को अल्पविराम ही सही लग गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्तों के लिए संघर्ष विराम की पुष्टि की है। हालांकि यह विराम अस्थायी है और आगे की बातचीत पर निर्भर करता है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एएफपी से कहा कि उनका मानना है कि चीन ने ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार किया। वही ट्रुथ सोशल पर इस बात का श्रेय उन्होंने पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दिया। ईरान ने संघर्ष समाप्त करने के लिए 10 शर्तों की योजना पेश की है। मुख्य मांग यह है कि ईरान के खिलाफ युद्ध को पूरी तरह और स्थायी रूप से रोक दिया जाए, बिना किसी समय सीमा के। साथ ही सभी क्षेत्रीय संघर्षों को भी समाप्त किया जाए। ईरान चाहता है कि उसके देश पर भविष्य में हमले नहीं होंगे, इस बात की मजबूत गारंटी दी जाए। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी इजराइल हमले रोक दिए जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने को ईरान राजी है, बशर्ते हर जहाज पर टोल चार्ज किया जाए। सुनने में आया है कि हर जहाज से ईरान लगभग $2 मिलियन चार्ज करना चाहता है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसे मुआवजा दे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की फीस से जो पैसा जमा होगा वह अमेरिकी और इजरायली हमलों में क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने में इस्तेमाल हो। ईरान पर लगे सभी प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंध हटाए जाए। ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट को मान्यता मिले। ईरान के विरुद्ध सभी यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को रोक दिया जाए। IAEA गवर्नेंस बोर्ड के प्रस्तावों को भी रोक दिया जाए। अमेरिका खाड़ी में उपस्थित अपने सभी लड़ाकू बलों को हमेशा के लिए वापस बुलाए और अंत में किसी भी अंतिम समझौते को लागू करने योग्य बनाने के लिए इसे यूएन सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी रिजोल्यूशन का समर्थन मिलना चाहिए। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने इजराइल को यह कहकर मनाया है कि आगामी 2 हफ्तों की वार्ता में अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर सामग्री को हटाने, यूरेनियम संवर्धन न होने और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को समाप्त करने पर दृढ़ता से जोर देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि यह युद्ध विराम सशर्त है और यह बातचीत में प्रगति पर निर्भर करता है। जहां ईरान इसे अपनी जीत के रूप में दर्शा रहा है, वही ट्रंप कह रहे हैं कि हमने अपने उद्देश्य साध्य कर लिए हैं। जय हिंद साथियों, आपके साथ मैं हूं विजय और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध से किसके हाथ क्या लगा और किसके हाथ खाली रह गए। आपसे आग्रह है, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध को घरेलू राजनीतिक फायदे में बदलने में सफल रहे हैं। विश्लेषक बताते हैं कि ईरान के साथ बढ़े हुए संघर्ष ने नेतन्याहू की सुरक्षा प्रथम छवि को मजबूत किया है, जिससे वह घरेलू समस्याओं जैसे कि उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे और 7 अक्टूबर 2023 को उत्पन्न समस्या पर नेतन्याहू की शुरुआती असफलताओं से ध्यान भटकाया है। पिछले महीने हुए सर्वेक्षणों ने नेतन्याहू के लिए बढ़त और सत्ता में वापसी का संकेत दिया है। कुछ सर्वेक्षणों ने उनके ईरान के साथ संघर्ष प्रबंधन के प्रति विश्वास के उच्च स्तर दिखाए हैं। हालांकि लंबे समय तक चुनावी समर्थन बनाए रखना नेतन्याहू के लिए चुनौती साबित हो सकता है। युद्ध से आर्थिक और जीवित नुकसान होना तो तय है, किंतु अमेरिका की तुलना में इजराइल काफी हद तक विन विन सिचुएशन में है। सही मायने में इस युद्ध से एक इजरायली ही है जिसने कुछ हद तक अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी तबाह करने में कोई कसर इजराइल ने नहीं छोड़ी। अमेरिका के कंधे पर बंदूक रख अपने दुश्मनों पर सटीक निशाना साधा है इजराइल ने। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह कॉन्फ्लिक्ट किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, जिसकी शुरुआत तो उन्होंने बाजे गाजे के साथ की, मगर अंत चाहते हुए भी नहीं हो रहा था। और आज भले ही ट्रंप कितना भी दावा कर ले कि उन्होंने निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को अल्पविराम बिना किसी ठोस उपलब्धि के ही लगा है। उनकी अर्थव्यवस्था के पैमाने पर लोकप्रियता सिर्फ 31% रह गई है। टैरिफ के चलते अमेरिका में लगी महंगाई की आग में इस संघर्ष ने घी डालने का काम किया है। ट्रंप की ऊटपटांग बयानबाजी ने भी उनके प्रति अमेरिकियों के विश्वास को घटाया है। 28 फरवरी के बाद से उनका बयान कई बार बदल चुका है। अगर कोई ठोस उपलब्धि अमेरिका बातचीत के दौरान हासिल नहीं कर पाता तो यह युद्ध विराम या आगे जाकर युद्ध समाप्ति भी अमेरिका के लिए रणनीतिक हार ही मानी जाएगी,
क्योंकि ना अमेरिका ईरान में रेजिम चेंज कर पाया, ना ईरान के ऑयल पर कब्जा कर पाया, ना ही ईरान की तथाकथित परमाणु बम बनाने की योजनाओं को मिटा पाया। यह बात अलग है कि इस युद्ध से उठे धुएं के गुबार में एप्स्टीन फाइल्स पर धूल जरूर पड़ गई है। ईरान युद्ध के असर से ट्रांस अटलांटिक गठबंधन में खाइयां और गहरी होने की संभावनाएं बढ़ गई है। यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का अमेरिका का सुरक्षा छत्र अब ज्यादा भरोसेमंद नहीं रहा। इजराइल ने अमेरिका के भरोसे लड़ाई छेड़ी और अमेरिका यूरोप को अपना पुछल्लू समझ बैठा। पर यूक्रेन लड़ाई से आहत यूरोप इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका से किनारा करते नजर आया। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने अल जजीरा के इंटरव्यू में युद्ध पर सहयोगियों की प्रतिक्रियाओं को बहुत निराशाजनक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद वॉशिंगटन अपने सहयोगियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पुनः जांच सकता है, जिससे गठबंधन के भविष्य पर नए संदेह पैदा हो गए हैं। सबसे ज्यादा बिकट स्थिति खाड़ी देशों की है। खाड़ी देश इस संघर्ष में उतरे नहीं, फिर भी वे इसके नतीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ईरान ने सीधा ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया है, जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत की गैस सुविधाएं तथा रिफाइनरी शामिल है, जिससे दुनिया भर की ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जो प्रो अमेरिका माने जाते हैं, सबसे ज्यादा घाव उन्होंने ही झेले हैं, खासकर यूएई ने। 450 से ज्यादा मिसाइल और 2000 से अधिक ड्रोन हमलों से यूएई तितर बितर हुआ है और उसके साथ साथ समूचे खाड़ी क्षेत्र की स्थिर निवेश वाली इमेज भी थोड़ी कमजोर हुई है। सऊदी अरब, जो ईरान को पूरी तरह मटियामेट करने की लालसा पाल बैठा था, उसे नुकसान तो उठाना ही पड़ा। उल्टा अमेरिका और ईरान में अगर बातचीत सफल होकर युद्ध पर पूर्ण विराम लग जाता है तो ईरान का क्षेत्र में कद और बढ़ जाएगा, जिससे एम्बेस की हालत, कारवा भी लुट गया और मंजिल भी नसीब नहीं हुई, ऐसी हो जाएगी। ऊर्जा के अलावा ईरान ने हवाई अड्डों और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया था, जिससे सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के पीने के पानी की सप्लाई का लगभग 90% हिस्सा खतरे में पड़ने की संभावना उत्पन्न हो गई थी। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर व्यापार को काफी हद तक रोक दिया और पश्चिम एशिया में आर्थिक परेशानी बढ़ा दी है। सीधे हमले न होने पर भी डिसरप्शन का सिर्फ खतरा ही बाजारों को हिला देता है और बीमा, शिपिंग और ऊर्जा खर्च बढ़ा देता है। इस युद्ध से खाड़ी देशों को अब तक केवल नुकसान ही नसीब हुआ है, बाकी कुछ नहीं। यह युद्ध ईरान पर आक्रमण था। उसकी जमीन पर लड़ा गया, सो उसके जान माल की, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की अपरिमित हानि हुई। 2000 से ज्यादा लोगों की जाने गई, ऐसे सरकारी आंकड़े बताते हैं। जमीनी हकीकत तो ईरान ही जानता है। सुप्रीम लीडर समेत समूचे शीर्ष नेतृत्व को मार दिया गया, मगर फिर भी ईरान ने अपने स्वाभिमान और संप्रभुता से समझौता नहीं किया। उल्टा अमेरिका और इजराइल की अपेक्षाओं को निरस्त करते हुए खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दुनिया की महाशक्ति को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। ईरान इसे हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते वाली छवि के रूप में दिखा रहा है। जाहिर है उसने भविष्य के हमलों के लिए एक तरह से रोकथाम स्थापित कर दी है और बहुत अधिक संभावना है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से टोल वसूल कर पैसे कमाने की कोशिश करेगा, जिससे उसे अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों में नष्ट हुए अपने सैन्य, मिसाइल और यहां तक कि परमाणु कार्यक्रमों को भी फिर से खड़ा करने के लिए पैसा मिलेगा। 15 दिनों के अवकाश के दौरान होने वाली बातचीत तय करेगी मिडल ईस्ट के साथ साथ दुनिया की दिशा और दशा। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, खुलकर लिखिए हमें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक रोचक वीडियो में, तब तक जय हिंद।